अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। कल रात से तोशा खाना का तहलका मचा हुआ है और वो इसलिए कि शाहज़ेब खानज़ादा के शो पर एक बिजनेसमैन आते हैं तो कुछ वक्त इश्तिहारी भी रहे हैं उमर फ़ारूक ज़हूर साहब, और वो कहते हैं कि वो घड़ी जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दी थी, वो घड़ी उनके पास है। ना सिर्फ उनके पास है बल्कि उन्होंने ये घड़ी ख़रीदी है। अच्छा, किससे ख़रीदी है? ज़हूर साहब का कहना है कि शहजाद अकबर जो साबिक़ मावन ख़ुसूसी थे बराए एहतिसाब, वो इनसे राब्ते में आते हैं और कहते हैं कि एक छोटा सा मसला है। एक हमारी जानने वाली हैं फ़राह खान उर्फ गोगी, जो एक वॉच का सेट बेचना चाहते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ घड़ी नहीं है, इसमें एक गोल्ड की पेन भी है, डायमंड कफलिंग्स भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और वो चाह रही हैं कि यार उनको कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा तो आप थोड़ी सी उनके साथ ताउन कर लें। तो ज़हूर साहब कहते हैं कि बात शुरू हुई तकरीबन 4-5 मिलियन डॉलर से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, 2 मिलियन इसकी मुनासिब कीमत बनती है, और 2 मिलियन में उन्होंने ये ख़रीद ली। ये उनका दावा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी है कि इससे पहले शहजाद अकबर साहब ने ज़हूर के पीछे FIA भी लगाई हुई थी एक चाइल्ड कस्टडी केस में, उसकी डिटेल्स में भी हम नहीं जाएंगे। अच्छा, इस दौरान एक और वीडियो भी गर्दिश कर रही है, और ये है एक दुबई वॉच सेलर की। अब इसकी हम इस वक्त तस्दीक नहीं कर सकते, और वो कह रहे हैं, ये है वहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि ये घड़ी 2019 में उन्होंने $1 में आगे बेच दी थी। इस दौरान सहाफ़ी एजाज सैयद जिना सुपरमार्केट की आर्ट ऑफ टाइम घड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। रसीद उनके हाथ में है, आप देख रहे हैं, और पता करने की जी रसीद में तो आपका नाम लिखा हुआ, ये हो क्या रहा है। लेकिन जो पुराने मालकान हैं इस दुकान के, वो अब मुल्क से बाहर हैं, और नए मालकान कह रहे हैं कि जी हमें इसमें ना डालें, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, मीनवाइल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का भी एक रिएक्शन आता है, और काफ़ी एक सख्त रिएक्शन आता है। खान साहब कहते हैं कि यार अब बहुत हो गया है, इनफ इज़ इनफ। और कल ये जियो और खानज़ादा और उनके हैंडलर्स ने मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ये जो ज़हूर है ये एक फ्रॉडस्टर है, इंटरनेशनली वांटेड क्रिमिनल है, और मैं अब चुप नहीं रहूँगा। मैंने अपने वकीलों से भी बात की है, और मैं जियो, खानज़ादा और इस फ्रॉडस्टर के खिलाफ मुकदमा चलाऊँगा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि UK और UAE में भी। मतलब उन्होंने ये कहा है मैं देख लूँगा आपको, मैं देख लूँगा, मैंने बस बहुत ज़्यादा हो गया, बर्दाश्त हो गया है। तो इसी दौरान ये जो इनके शौहर हैं फ़राह गोगी, जिनसे ये आ रहा है, तो उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जी हमारा कोई लेन देन का सिलसिला नहीं है बुशरा बीबी के साथ। उन्होंने टोटली उसको डिनाई किया है। उनसे पूछा गया कि जी आप ट्रैवल कर रही थी वो उस टाइम पे, तो 2019 में, उन्होंने कहा मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता। फिर हमने देखा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी यही बात की गई कि जी हमारा कोई इसके साथ लेन देन नहीं है, और भी बातें हुई हैं। अब एक झलकी उसकी सुन ले फवाद चौधरी। ये जो तोहफा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का, 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका, और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया, और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। जियो वालों ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जिस तरीके से उमर ज़हूर नाम के एक आदमी को पेश किया और उसे कहा कि ये इस घड़ी का बायर है। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फ़राह गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए, और ना ही ज़ाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक़। लेकिन ये सब कुछ अपनी जगह। नून लीग की तो ईद हो गई है, वो बड़े खुश हैं इस वक्त पर, बनता भी है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा बिलखसूस कहती हैं कि बस कर दो, ये इधर उधर की बातें ना करें, रसीदें निकालो और रसीदा कढ़ो। और जाहिर है कि ये वो जुमला है जो मेरा ख्याल है कि पिछले 7-8 सालों में खान साहब ने दिन में कोई 2 दर्जन बार मरियम नवाज शरीफ को डायरेक्ट किया गया था। अतुल अताड़ा साहब कहते हैं कि जी हम फराह खान को हम रेड वारंट भी हम जारी करेंगे, और कि ये जो घड़ी की जो आप कीमत के ऊपर बहस कर रहे हैं ये ना करें, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड गिफ्ट है और इसकी इस तरह वैल्यूएशन
नहीं हो सकती। ज़रा जिस तरह अभी हम देख रहे थे इनको पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस तरह ज़ाहिर सोशल मीडिया पे भी पीटीआई वाले काफ़ी रिएक्शन जो है ना, तो वो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो नटशेल में वो ऐसा है कि जी अगर बेची भी तो क्या हुआ, इशू क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि एतराज़ क्या है, उनको वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या गड़बड़ है। तो मेरा ख्याल है इसको हम समझने के लिए जी अच्छा हाँ अच्छा सॉरी इसमें इन द मीन टाइम शाहजेब खानज़ादा भी जाहिर है कि वो भी खामोश नहीं रहने, वो कह रहे हैं कि जी बहुत अच्छी बात है कि एक बार पहली बार आपने शायद लीगल रूट ले रहे हैं, आप अपना वर्जन खान साहब के मुखातिब होके आप अपना वर्जन मेरे शो में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कोर्ट में भी आपका जवाब दे सकता हूं। और इसके साथ साथ 11 सवाल पूछे हैं और मैं वो 11 सवाल नहीं दोहराऊंगा, आप फिक्र ना करें, मेरा ख्याल है कि सब नहीं सुन लिए। तो हो क्या रहा है, कौन सी वर्जन सच्ची है, कौन सी वर्जन सच्ची नहीं है, झूठ में कितना सच है, सच में कितना झूठ है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए इस पर रोशनी डालने के लिए हमने सोचा कि इससे बेहतर कौन होंगे सिवा वो सहाफ़ी, तहकीकाती सहाफ़ी जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की थी, और ब्रेक करने के भी उनको काफ़ी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी, और ये है राना अबरार साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, प्रोग्राम में शामिल होने, एक बार फिर शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी देख रहे हैं, आप तो काफ़ी सालों से देख रहे हैं, लेकिन ये जो पिछली रात से चल रहा है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर मुझे ज़रा हट के प्रोग्राम में मौका दिया है, और मैं आप सीनियर लोगों के सामने ख़ास तौर पर वसतुल्लाह खान मेरे आइडियल हैं, उनके सामने मैं बैठा हूँ। तो बात यह है कि खान साहब ये बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब, कि जी मैं लीगल वे अख्तियार करूँगा। उन्होंने पहले भी एक बात की थी कि एक स्टोरी छपी थी फाइनेंशियल टाइम्स यूके में फॉरेन फंडिंग के हवाले से, उसका भी कहा था कि मैं लीगल वे अख्तियार करूँगा, इस अखबार के ख़िलाफ़ जाऊँगा, लेकिन वो आज तक उस अखबार के ख़िलाफ़ नहीं गए हैं। वो जाते हैं लीगल वे अख्तियार करते हैं तो अच्छी बात है। मैं आपको गुजारिश करूँ सर कि उन्होंने लीगल वे ये भी अख्तियार किया था कि 15 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त की हुकूमत, अटारनी जनरल के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी और ये प्ली लेकर रेट पिटीशन दायर की थी कि प्राइम मिनिस्टर के गिफ्ट्स की तफसीलात ओपन करने के हवाले से जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको स्टे दिया जाए उसके खिलाफ। तो खान साहब ने वो भी लीगल वे अख्तियार किया है। मेरी गुजारिश ये है कि ये चीज़ें ठीक है सामने आ रही हैं, उसकी वजह यह है कि जो मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं उसकी एक वजह यह है कि गिफ्ट बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक गिफ्ट नहीं है, कोई एक घड़ी नहीं है कि एक जगह पर बेची गई है और वही स्टोरी आखिरी हो। यहाँ पर बहुत सारे एंगल निकल रहे हैं तोशा खाना के। मैं पहले भी कहा था, यहाँ इसी फोरम पर कहा था कि ये एक बहुत बड़ी स्टोरी साबित होगी और बड़ा स्कैंडल बनेगा, जिसका हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितने इसके एंगल निकलते हैं। मुख्तलिफ ताइफ़ाएँ मुख्तलिफ जगहों पर बेचे गए हैं, जिसकी मुख्तलिफ स्टोरियाँ सामने आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई में भी घड़ी बेची गई है, जो सबसे कीमती घड़ी थी। गराफ कंपनी है जो डायमंड वॉच बनाती है, टेलर मेड घड़ी बनवाई थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, और उन्होंने पूरा वो सेट इमरान खान को गिफ्ट किया था। देखें, वो ये जो उमर ज़हूर साहब हैं, ये दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं होते, कोई और दुरुस्त साबित होता है या नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन ये है खोड़ो साहब कि तारीख़ में कोई ऐसा वज़ीर आज़म आज तक नहीं मिलता, कोई सदर मुमलिकत आज तक नहीं मिलता जो जिसने किसी दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफ़ा बाज़ार में बेचा हो। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फवाद चौधरी साहब और जुल्फी बुखारी साहब की, उसमें उन्होंने ये बात एडमिट कर ली है कि तोहफ़ा बेचा क्या। अब तनाज़ा ये चल रहा है कि कितने का बेचा गया, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहली बात यह है कि रिटेन किस तरीके से किया गया। तोशा खाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक जब भी कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर गैर मुल्की दौरा करता है और उसको वहाँ पर कोई गिफ्ट पेश किया जाता है, तो पाकिस्तान का एम्बेसडर उस मुल्क में इस बात का पाबंद है, उस पर ओब्लिगेशन है कि वो उस तोहफे की रिपोर्ट तोशा खाना डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज को भिजवाए। जितने भी इमरान खान को तोहफे मिले हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, किसी एक तोहफे के भी एम्बेसडर ने आज तक रिपोर्ट नहीं भिजवाई है। पहला फलाज यहाँ पर हुआ है। उसके बाद दूसरा फला ये हुआ है कि अप्रेजमेंट नहीं हुई है अक्सर तोहफों की।
तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक पहली फुर्सत में यानी 15 दिन के अंदर तोशाखाने का इंचार्ज खत लिखकर एफबीआर का अप्रेजर और प्राइवेट मार्केट से एक अप्रेजर बुलाएगा, वो आकर अप्रेजिंग करेंगे और उसकी प्राइस एवेलुएशन करेंगे, एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट देंगे कि इस तोहफे की कितनी प्राइस मार्केट प्राइस हो सकती है। उसका पहले 20% था, बाद में इन्होंने अमेंडमेंट की रूल में और 50% हो गया, उसका 50% या 20% देना होता था। तो ये आप जानते हैं कि ये केस नैब ने भी टेकअप कर लिया है, नैब डीजी नैब रावलपिंडी ऑफिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उन्होंने मुझे 2 मरतबा बुलाया है, इनवाइट किया है कंसल्टेशन के लिए, मुझसे ब्रीफिंग ली गई। तो वहाँ पर ये इंकशाफ हुआ है कि जो नैब ने रिकॉर्ड मंगवाया था तोशाखाना से, उसमें जो 3 घड़ियाँ हैं, 2 रोलेक्स की घड़ियाँ और एक ग्राफ की घड़ी, उनकी अप्रेजिंग मौजूद है। और वो मुझे जब अप्रेजिंग दिखाई डीजी साहब ने, तो वो बड़ी दिलचस्प अप्रेजिंग थी कि वाइट पेपर के ऊपर लिखा हुआ है अप्रेजिंग बाय एफबीआर और नीचे लिखा हुआ है 1 रेस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्राफ, सामने लिखा हुआ है प्राइस 8 करोड़ समथिंग रुपीस। अच्छा, नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, कोई डेट नहीं है और किसी अप्रेजर का नाम नहीं लिखा हुआ। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा ये तो जोक है, ये फेक अप्रेजमेंट है, ये अप्रेजिंग फेक है। उसके बाद ये हुआ कि मैंने कस्टम डिपार्टमेंट से अपने सोर्सेस के ज़रिए रूटीन की जो अप्रेजिंग होती हैं वो अप्रेजिंग शीट मैंने मंगवा कर आज मैं दोबारा गया था डीजी नैब रावलपिंडी के ऑफिस में, वहाँ पर वो मैंने उनको जमा करवाई, उनको दी हैं कि ओरिजिनल अप्रेजिंग इस तरीके से होती है कि मिसाल के तौर पर कोई भी गिफ्ट है, उसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनका अलग अलग वेट असेस किया जाता है। वेट असेस करने के बाद अलग अलग उनकी वैल्यू निकाली जाती है और फिर एक सम निकाला जाता है, स्टैंप होती है, पूरा एक प्रिंटेड प्रोफार्मा होता है, शीट होती है कस्टम की, जिसके ज़रिए अप्रेजिंग होती है। तो ये हुआ है कि हमारी मालूमात के मुताबिक वो गिफ्ट कभी तोशाखाना में लाए ही नहीं गए, बल्कि जैसे ही बाहर से आए वो घर ले गए और खाना पूरी की गई है रिटेंशन की तोशाखाना की फाइल के अंदर। तो ये कहना सही होगा उसको रिटेन करने, राणा साहब ये कहना सही होगा कि पेपर ट्रेल नहीं है। हालांकि ये सारी चीज़ें जैसे आपने कहा कि एम्बेसडर है या आपका ये जो स्टेट रिपोजिटरी है, वहाँ पे पेपर वर्क होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, एफबीआर, स्टेट बैंक, लेकिन चूंकि पेपर ट्रेल नहीं है तो इसलिए सवाल उठता है कि इसमें गड़बड़ है। सर पेपर वर्क तो उन्होंने किया है, प्रोसीजर एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रोसीजर पूरे नहीं किए गए। जब उसको रिटेन करने में इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज मौजूद हैं, फिर हम आगे आते हैं। जो मेरी 23 नवंबर 2020 की आरटीआई थी, जो मैंने सेक्रेटरी कैबिनेट अभियान को भेजी थी, उसमें फिर एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, जो लास्ट क्वेश्चन है, मैंने ये पूछा था, सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की थी कि ये बताया जाए कि इन तहफ़ की इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो पेमेंट उनकी तरफ से हुई है वो फ्रॉम विच अकाउंट हुई है। मैंने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच नाम मांगा। दूसरी बात ये सामने आती है कि मैं वसूख से कहता हूँ इस प्लेटफार्म पर, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मीडिया का बड़ा मोतबर प्लेटफार्म है, अगर मेरी बात कभी भी गलत साबित हो जाए तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँगा। मैं इमरान खान को चैलेंज करके नहीं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि फिर मुझे सज़ा देना आप, कि क्या किसी एक गिफ्ट के उन्होंने पेमेंट की है जो वो 20% थी या 50% थी। मैंने मांगी है और आज तक मुझे ये नहीं दी जा रही। इस हुकूमत में भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि इमरान खान की तरफ से पैसे किस अकाउंट से पे हुए हैं। नंबर 1 कि उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई एम्बेसडर की तरफ से, नंबर 2 उसकी अप्रेजिंग नहीं हुई बल्कि फेक अप्रेजिंग उसमें फाइल में रखी गई है, नंबर 3 ये कि उसकी पेमेंट इमरान खान के अकाउंट से नहीं हुई है। ये मुझे बताया जाए कि कैसी रिटेंशन है। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना, मतलब कि बेसिकली कि किसने घड़ी खरीदी है ये शायद इतना अहम नहीं है कि कैसे ये बेची गई है, ये मेन कैसे ये बेची गई और कैसे प्राइम मिनिस्टर तक ये पहुंची, कैसे और दूसरा वैल्यूएशन भी ना, और वैल्यूएशन आज फवाद चौधरी ने कहा कि जी वो कैबिनेट डिवीजन ने कहा कि 10 करोड़ की है जी, कहीं हम सुन रहे हैं 8 करोड़ की है। सो तो ये सारे सवाल पूरी खिचड़ी पकी हुई। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उस घड़ी की जो कि अब दुबई में मौजूद है, जो मुश्किल की घड़ी हो गई है और अब मुश्किल की घड़ी हो गई है इमरान खान साहब के लिए।
तो हमारे साथ राना अबरार मौजूद हैं इस्लामाबाद से। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है थोड़ी सी ना, प्रोसीजर और प्रोसेस से हट के ज़रा, कि अगर इमरान खान साहब ये वाकई बेचना चाहते घड़ी, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होता कि ये सारे सवालात ना उठते? देखिए, उसमें सर गुजारिश ये कि हाँ, पहले मैं जो 8 करोड़ और 10 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ जस्ट 10 सेकंड के लिए। वो यूं है कि जो पूरा सेट है ये डायमंड का ग्राफ का, वो तो है 10 करोड़ रुपए का। उसमें घड़ी है 8 करोड़ 35 लाख रुपए की, और बाकी जो चीजें हैं, पेन है, रिंग है और कफलिंग्स है, उन सबको मिलाकर 10 करोड़ रुपए होते हैं। अच्छा। वो तो ठीक है। अब ये आते हैं कि जो आपका सर क्वेश्चन है उसमें यूं है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रोसीजर, रूल प्रोसीजर जो लाज हैं, उसमें कोई भी चीज हासिल करने, लेने, खरीदने के हवाले से कई टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। एक है एक्वायर, बाइंग है, प्रोक्योरमेंट है, परचेजिंग है, रिटेन है। हर टर्मिनोलॉजी के ऊपर अलग अलग लॉज और रूल्स अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई ज़मीन एक्वायर करती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, सपोज वो हॉस्पिटल का है, कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, किसी सूबे में बना रही है, सिंध में फर्ज करें, और बाद में ये होता है कि वो प्रोजेक्ट फंड ना होने की वजह से या किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है, लेकिन ज़मीन एक्वायर कर ली जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के पास आए, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर सिंध गवर्नमेंट उसी जगह पर वो हॉस्पिटल बनाना चाहे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट अथोराइज नहीं है कि वही ज़मीन जो एक्वायर की थी किसी भी फार्मर से, लैंडलॉर्ड से, वो सिंध गवर्नमेंट को बेच दे। अगर बेचेगी तो वो बंदा जो ओरिजिनल मालिक था वो कोर्ट में जाकर अपनी ज़मीन वापस ले सकता है कवानीन के मुताबिक। इसी तरह से रिटेन एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है। मैंने इसकी एग्जेक्टिव समरी निकलवाई थी जो कि इन रूल्स को बनाने के लिए पेश की गई थी। उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस गिफ्ट इज मेमोरियस फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन रिसीव्ड बाई डिग्निटी, सो आई वांट टू कीप इट माई सेल्फ, कि ये मेरे लिए यादगार है, मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूं, इसलिए 20% की पेमेंट पर उनको लेने की, ले जाने की इजाजत दी गई है। पहला हक उन्हीं का है। जी सर, इस पहला हक उन्हीं का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसको बाजार में जाकर बेच दे। अच्छा राना साहब, यहाँ पे बिलाशुबा ये कानून की खिलाफ, आपकी बात काट रहा हूँ, सही है, टेक्निकली हक नहीं है। मैं राना साहब, आप जो कह रहे हैं ना हक नहीं है, एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। अयूब खान ने 1961 या 62 में दौरा किया था, उस वक्त कैनेडी यूएस के सदर थे, तो इन्हें अयूब खान को एक कैडिलैक कार जो है वो तोहफे में मिली थी। हुआ ये था कि जब वो, तो जाहिर है कि एक ख़ास हद से ज़्यादा मालियत का तोहफ़ा वो रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत होता है और तोशा खाने में जाता है, लेकिन उसको नीलाम किया गया और उससे जो रकम हासिल हुई वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा हुई, वो अयूब खान की जेब में नहीं गई। ये वाहिद मिसाल है जो मेरे सामने आई है। अगर ये कहा जाए कि जरदारी साहब ने तोशा खाने से ली हैं चीज़ें, हाँ बिल्कुल ली हैं। नवाज शरीफ ने ली हैं, हाँ बिल्कुल ली हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने ली हैं, हाँ ली हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास रखी, आगे बेचने का कोई सुराग नहीं मिलता, सिर्फ एक मिसाल मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेच नहीं सकते इस तरह नहीं, क्या बेच नहीं सकते? बेचने का कोई प्रोसीजर तो होगा ना। मतलब क्या कानूनी तौर पर आप बेच ही नहीं सकते, या इसको सिर्फ मतलब गैर अखलाकी समझा जाता है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर जाती तौर पर इसको फरोख्त नहीं किया जा सकता। इंडिया के अंदर, जो मैंने दूसरे मुल्कों के कवानीन पे पढ़े हैं, इंडिया के अंदर कोई भी तोहफा रेसिपिएंट रिटेन नहीं कर सकता है, वो वहाँ के तोशा खाना में जाता है। लेकिन कैबिनेट अथोराइज है कि जब से नरेंद्र मोदी वजीर आला बने गुजरात के या वजीर आजम बने हैं, वो जो उनको डोमेस्टिक गिफ्ट मिलते हैं या फॉरेन गिफ्ट मिलते हैं, वो हर साल कैबिनेट की मंजूरी के साथ नीलाम किए जाते हैं। उनका ऑक्शन होता है, हर साल ईयरली ऑक्शन हो रहा है। उससे ये होता है, उससे पहले कैबिनेट एक प्रोजेक्ट की मंजूरी देती है
कि ये गुजरात के आरफन यहाँ के जो तोशा खाना कवानीन हैं इबरार, क्या उसमें ये क्लॉज है कि नीलाम जो है उसके जरिए तोहफा जो है बेचा जा सकता है, या इसमें है ही नहीं है? आप किसी प्राइवेट पार्टी को बेच सकते हो? नहीं, ऑक्शन को तो है सर, ऑक्शन का तो मौजूद है हर 2 साल बाद। जो पीटीआई की पोजीशन ये है कि हमने कैबिनेट से अप्रूव कराया। हाँ, लेकिन वो जो ऑलरेडी रूल और प्रोसीजर बने हुए हैं उसमें तो तरमीम होगी तभी अप्रूवल मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और मसला ये भी है कि तकरीबन महीनों तक इस इशू को अवॉइड भी किया गया। 8 सितंबर को पहली बार इन्होंने एडमिट किया है कि एक्टिवली रोका ना, ये बता तो रहे हैं कि राणा अबरार बता रहे हैं कि किस तरह ब्लॉक करते रहे। हाँ, लेकिन पहली बार 8 सितंबर को इन्होंने एडमिट किया है। हालांकि अगर ये शुरू में ही एडमिट कर लेते कि हाँ यार मैंने 20% पे लिए तो वो इतना मेरा ख्याल है बात का पतंग छुपाने को है ना, तभी तक तो दास्तान इतनी लंबी हो गई। मैं फिर भी इस बात पर क्लियर नहीं हूँ कि क्या बेचना गैर कानूनी है या सिर्फ गैर अखलाकी? नहीं, उसका प्रोसीजर बता दिया ना, नीलाम हो सकता है, नीलाम हो सकता लेकिन है। वो एक प्रोसीजर के तहत और उसका पैसा खजाने में जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी चीज़ें की और अभी ये चलेगा मामला तो हो सकता है फिर भी आपसे हम रब्ता करें। बिल्कुल। अच्छा, मेरे राणा साहब के साथ भी बड़ी मज़ेदार स्टोरी हुई है, उनको बताऊं। जब ये इन्होंने खोज की कोशिश की ना कि क्या हो रहा है, तो मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, वो तो यूजुअल टोपी होती है, फिर एकदम ना इनके घर पे डेंगी टीम रेड करने लग गई। अच्छा, डेंगी का कोई सामान नहीं था, कोई फॉगर नहीं था, कुछ नहीं था। सवाल उससे ये पूछ रहे थे कि यार आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है इसमें? हाँ, मतलब ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ के तहत पाकिस्तान में कितने जर्नलिस्ट हैं जो खोजना करते हैं, फिर ये उन चंद में से हैं जिन्होंने फिर बकौल इनके कि ये जहाँ भी नौकरी के लिए जाते थे तो मालिक को फ़ोन चला जाता था कि भाई साहब ये नहीं, 3 जगह से ये निकाले भी गए नौकरी। फैज साहब का कहना है कि माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल पे तो फ़कत एक घड़ी है, हिम्मत करो जीने को अभी उम्र पड़ी है। आप लोग मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या सोच है, लेकिन आज खान साहब की ट्वीट्स पढ़ने के बाद और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मैं पूरी तरीके से खान साहब का हामी हो गया हूँ, और फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा है उस पर मैं 100% यकीन करता हूँ। ठीक यू टर्न। अच्छा, अभी अच्छा, अब मसला ये है कि 2-3 चीज़ें हैं बस, वो अगर ठीक हो जाएं तो आला और नफीस काम हो गया है। खान साहब की जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि किसी ने उन्हें से पूछा वैसे कि उन्हें पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम पे क्या इत्मीनान नहीं है कि आप दुबई और लंदन की अदालतों में रुजू करना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही है, और ऑन एन एवरेज रोज़ाना एक पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट को जारी है कि सुप्रीम कोर्ट ध्यान ले, लेकिन ये घड़ी का मामला मेरा ख्याल है ये यहाँ की अदालतें उनके बस की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो कहा गया, खान साहब ने कहा कि अगर ये बावकार सहाफ़त करते यानी जियो वाले, तो उन्हें पता चलता कि ये जो शख्स है यानी उमर फारूक ज़हूर, ये एक टोटल फ्रॉड है और इसकी कोई साख नहीं है। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि इस शख्स के ख़िलाफ़ नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान में मालियाती और दीगर जराइम के सिलसिले में खासे घपले हैं और उन सिलसिले में ये मतलूब है। ये जो फ्रॉडस्टर है और ये जो वारदाती है, एक ज़माने में फैसल वाडा साहब विफाकी वज़ीर थे और आबी उमर के शायद वज़ीर थे। उन्होंने कल एक तस्वीर जारी की जो कि दुबई डेलीगेशन के नाम से उन्होंने डाली थी। उस ग्रुप में ये जो नौसरबाज फ्रॉडस्टर उमर फारूक ज़हूर है, वो फैसल वाडा के दफ्तर में उस डेलीगेशन के हिस्से के तौर पे उनसे मिलने गया जब वो विफाकी वज़ीर थे। तो ये उस वक्त भी शायद फ्रॉडस्टर होगा, उस वक्त भी मतलूब होगा। तो एक विफाकी वज़ीर के पास कैसे हुआ वज़ारत ख़ारजा को और फैसल वाडा साहब को नोटिस लेना चाहिए था इसका, इस तस्वीर का मुझे नहीं मालूम क्या है। तीसरी बात ये है कि ये जो उमर फारूक ज़हूर है ये फ्रॉडस्टर है, और इसने कल जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में वो जो एक घड़ी दिखाई या जो हीरो वाला कलम दिखाया, मैं समझता हूँ वो है चाइना कॉपी, वो है असल की चाइना कॉपी, क्योंकि फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि वो तो कहीं है ही नहीं। हमने तो जो है एक साहब जो हैं उनको 5,70,00,000 में ये सारा इनके साथ सौदा हुआ था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो साहब जिनको बेचा गया था
उनकी तफसील दे दें कि वो कौन साहब हैं। जब ये सवाल पूछा गया तो जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये तफसील हम मुनासिब वक्त पे देंगे कि असल में ये किसको फ़रोख्त की गई, क्योंकि वो आदमी जो है खौफज़दा है और हमें ख़दशा है कि उसके साथ वही अशर हो सकता है जो अरशद शरीफ के साथ हुआ। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि अरशद शरीफ के साथ जो हुआ किस वजह से हुआ, और सिर्फ एक घड़ी जिस साहब ने ख़रीदी उनके साथ अरशद शरीफ का हशर कैसे हो सकता है। अब यह है कि ट्रेल भी अगर नहीं दे रहे, उसका नाम भी नहीं बता रहे, उमर फ़ारूक भी वारदाती है, तो उमर फ़ारूक ने जो कल चाइना कॉपी दिखाई या तो वो बताएं कि ये जाली है, ये 2 नंबर चीज़ है जो उसने नकली के तौर पे बनाई है, जबकि दावा ये है कि वो दुनिया में वाहिद घड़ी है जो एक ही बनाई गई थी वली अहद के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका जवाब मिल जाए तो मैं सलूट कर रहा हूँ खान साहब को। जवाब के लिए भी ना यार अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि हम अदालत में जाएंगे, क्योंकि अब सारी बात है, देखिए फ्रॉड है या नहीं है, माल उसके पास है, वो माल उसके पास कैसे पड़ा मिला। अगर ये कह रहे हैं वो 1 नंबर है या 2 नंबर, 1 नंबर है या 2 नंबर है, चलो फर्ज करें 1 नंबर है, वो कह रहे हैं कि मैंने $2 मिलियन में बेचा। अब $2 मिलियन की कहीं ना कहीं से तो विड्रॉल होगी, किसी ना किसी को तो मिले होंगे ना, तो ये आपकी एक मनी ट्रेल है, या तो फिर आप बताएं कि आपने इसको किसको बेचा है। वैसे एज अ बिजनेस मॉडल ये लाजवाब है। मुझे हैरत है कि पहली दफ़ा किसी ने इसके बारे में सोचा है कि आप पहले तो 20% था, अब तो 50, अब तो ज़्यादा हो गया कि आप मतलब करोड़ का माल खरीदो 20 लाख में और फिर उसको 80 में भी बेच दो तो मुनाफा ही मुनाफा है। तो वसत ने पहले जो मिसाल दी अयूब खान की कि उन्होंने कैडिलैक बेच के ऑक्शन करके और ख़जाने में पैसा जमा कराया, वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी ज़ाहिर, तो इसीलिए उनके दौर को अच्छा ये भी बता उनको याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ रख नहीं सकते, जैसे छोटा सा कोई पेन है या सुवेनियर है या है 30,000 मालियत से मालियत का, वो आप वैसे भी उसको इंदराज ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे ऊपर का इंदराज जो है वो होना चाहिए। वो बाज़ लोग हमारे अयूब खान को याद करते हैं, लेकिन हमारी जो असरी तारीख़ है उसमें थोड़ा सा आपने जिक्र भी किया कि जो नैब रेफरेंसेस बने हुए हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी पे हैं, नवाज शरीफ साहब पे हैं, जरदारी साहब पे हैं, और किन चीज़ों के, गाड़ियों के, और मुत्तहदा अरब अमारात से आसिफ साहब पे है कि जी उन्होंने एक आर्म्ड BMW ली थी और लेक्सस ली थी, फिर लिबिया से उन्होंने एक BMW ली थी। ये मामलात अभी तक चल रहे हैं और उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए निकाल ली, उन्होंने पेमेंट कर दी। केस ये है कि जी कि ये पैसा जो है आपने मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया, तो दैट इज वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये हमारे हुक्मरान पहले करते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह जाके बेचा नहीं होगा। सोने की यार वो मुझे बड़ी पसंद है यार, वो मुझसे सद्दाम हुसैन की याद आती है। 50% पे तीनों जब पूल करके ना ले लें वो सर, हम उसकी एक गोली नहीं सोचते रहे। तो आज इतना ही, ज़ाहिर है ये मामला और चलेगा और इसमें मज़ेदार गुफ्तगू और भी चीज़ें हो रही हैं, और भी चीज़ें आएंगी, तो और भी चीज़ें मुल्क में हो रही हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला लकी मरवत में एक पुलिस मोबाइल पेट्रोल पे टारगेटेड हमला हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या है। 6 पुलिस वाले शहीद हुए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। एक पुलिस वाला उससे पहले, एक दिन पहले इसी तरह के एक हमले में शहीद हुआ। यूँ सिर्फ लकी मरवत में ही 24 घंटे में 7 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। ISPR ने दूसरी जानिब खबर दी है कि ज़िला बाजौड़ में दहशतगर्द कार्रवाई के दौरान सरहदी पट्टी पे 2 फौजी शहीद हो गए और एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ, और ये 15-16 नवंबर की दरमियानी रात को हिलाल खेल इलाके में पेश आया। दूसरी तरफ जनूबी वज़ीरिस्तान से भी अजीब व गरीब इत्तलात आ रही हैं। मैं BBC पे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वाना में एक जो सियासी इत्तेहाद है जिसमें कि वहाँ की तमाम सियासी जमातें और सिविल सोसाइटी शामिल है, पख्तून अमन पासून, उसके तहत जनूबी वज़ीरिस्तान का जो ज़िलाई हेडकोार्टर है वाना, वहाँ एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं जिनमें हज़ारों अफराद शरीक हैं, और वो सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहते हैं। मुज़ाहरे में शरीक एक मकामी आदमी ने कहा कि चारों तरफ एक खौफ है, काले शीशे वाली गाड़ियाँ यहाँ खुले आम घूम रही हैं, हमें नहीं मालूम इनमें कौन है, लोगों को भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं, ताजिर हैं उन्हें अगवा किया जा रहा है, थानों और चौकियों पे हमले हो रहे हैं, हम ना सड़क चाहते हैं ना तरक्की चाहते हैं, सबसे पहले अमन चाहते हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ रही है।
ये भी है कि पुलिस जो है वो उसकी तरबियत के मसाइल हैं, असला नहीं है, दहशतगर्द ज़ाहिर है स्टेट ऑफ आर्ट असले से लैस हैं, सिविल इंतज़ामिया का भी पता नहीं कोई वजूद है या नहीं है। हमारे जो मजहब साथी हैं इफ्तिखार फिरदौस इस वक्त DI खान में हैं, उनसे हम हैं कि इफ्तिखार फिरदौस साहब ये सवात वाली ही कहानी है जो हमें नज़र आ रही है या जनूबी वज़ीरिस्तान में कुछ अलग से हो रहा है? देखिए वसत साहब, जो जनूबी वज़ीरिस्तान का ये एक सिचुएशन है वो काफ़ी अरसे से जो है वो डेवलप होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि इसमें जब एस्केलेशन आती है वो तकरीबन अगस्त 15 के बाद हम एक ऐसी एस्केलेशन देखते हैं जिसमें लोकल पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है। बल्कि जिस पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ है पिछले दिनों, जिसमें पुलिस वाले शहीद हुए थे, उसमें हम देखते हैं कि वो बेसिकली इस एरिया के बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो अपनी पुलिस चौकियां छोड़ के चले गए थे, क्योंकि एक तो उनके पास उस जगह में इक्विपमेंट नहीं है। ये मर्ज्ड एरिया है जहाँ पे पुलिस जो है वो पहली बार भेजी। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक जो स्वात से एक सिलसिला जो है वो शुरू हुआ जहाँ से दोबारा मिलिटेंट्स जो है वो नमूदार हुए, जो एक पीस प्रोसेस जो है वो शुरू किया था जहाँ पे तहरीक तालिबान के साथ जो है वो बातें जो है वो शुरू थी। तब से वहाँ पर एक लोकल प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए, जो यहाँ से होते हुए फिर खैबर जो है वहाँ पर भी हुआ, फिर हमने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी देखा और अब जो है हम जनूबी वज़ीरिस्तान में भी वही एक कड़ी देख रहे हैं कि लोकल उठ के जो है वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो है इन लोगों की प्रेजेंस जो है वो नहीं चाहिए। तो एक सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ अनक्लैरिटी है जिसमें पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो ये है कि हमें अमन चाहिए, लेकिन दिन ब दिन जो है वो दहशतगर्दी की एक नई लहर भी जो है वो देखने में आ रही है। और जहाँ पर आपने लकी बरवत का जो है वो जिक्र किया, तो लकी बरवत के अंदर जो पुलिस वाले जो है बेचारे शहीद हुए, अगर हम उनकी हालत देखें या उनकी इक्विपमेंट देखें या जिस गाड़ी में वो सफर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में पुलिस इस एरिया के अंदर अपनी सिक्योरिटी में भी जो है वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि कंसिस्टेंटली पुलिस वालों को जो है वो टारगेट करते हैं। तो रियासत बेबस है या तालिबान इस इलाके में या दूसरे जो ग्रोह हैं वो दोबारा से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्या तस्वीर है? या दोनों है? देखें, ये दो चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है वो आपने जिक्र की और मेरे ख्याल में दोनों ही जो है वो ठीक हैं। अगर आप आज IG खैबर पख्तूनख्वा की एक स्टेटमेंट देख लें, उनमें से एक साहब जो जनाजे के लिए गए थे 6 अफराद की पुलिस वाले शहीद, उन्होंने वहाँ पे एक बात की, उन्होंने कहा यहाँ पर जो है वो बिजली नहीं है तो मैं CCTV कहाँ से लगाऊं कि पुलिस वाले जो है वो देख सकें और अपनी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो रख सकें, क्योंकि जिस इलाके में आज तक बिजली नहीं आई तो वहाँ पर CCTV क्या लगाएं। सही बात। ये इस इलाके की जो है वो पसमानदगी के हवाले से। दूसरा जो फाटा रिफॉर्म्स का जो है एक पूरा चक्कर चला था और फाटा को KP के अंदर मर्ज कर दिया गया, पुलिस को तो हमने जो है वो सरहदों पे भेज दिया और इलाकों में भेज दिया वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात करने के लिए, लेकिन ना उनको जदीद असलहे से लैस कर सके, ना उनके लिए आज तक वो पुलिस स्टेशन जो है वो बने। तो वो ऑलमोस्ट इसी तरह है कि आपके जो है साथ वाले मुल्क में एक पूरी हुकूमत है और हम ये कहते भी हैं कि ये अनासिर वहीं से जो है वो आ रहे हैं, लेकिन उसके बॉर्डर में आपने पुलिस को भेजकर कोई इक्विपमेंट जो है वो नहीं। तो इफ्तिखार ये बताएं कि ये पहले हमने सुना कि जी के कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अभी ये TTP खुलकर ये कह रही है कि हम जिम्मेदारी हम लेते हैं पुलिस वालों को, फौजियों को निशाना बनाने की, तो उस बातचीत का क्या हुआ? खत्म। देखें, जो बातचीत की बात है तो वो तो TTP का एक बयानिया जो सामने आता है बहुत खुल के और वाज़े तौर पर कि बातचीत में जो तातुल है वो हुकूमत की वजह से है, ये उनका बयानिया है। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो वो कहते हैं कि बातचीत कभी खत्म नहीं, बल्कि बैकडोर में भी बात हो रही है जिसको एक शक्ल जो है वो दी जाएगी। ये तातुल किस लिए है? एक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब से ये मुज़ाकरात जो है वो शुरू हुए, मुल्क में एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बनी, उसमें कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव डिसीजंस हैं जिसके लिए पार्लियामेंट जो है वो एक पूरी शक्ल में होना मौजूद है। मेरे ख्याल में जो करंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और यहाँ पर एक टर्मोइल जो मुल्क में देखा जा रहा है, उसके दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जिसमें पार्लियामेंट एक बात पर जो है मुत्तफिक हो। और पर्टिकुलरली अगर यानी स्टेट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर अटैक्स हो रहे हैं और जो एक बयानिया सामने आता है कि अमन के लिए जो है वो बात हो रही है, तो इस दोनों में मुताबिकत जो है वो नहीं रहती। तो पब्लिक इसलिए जो है वो रोडों पे निकल के आ रही है कि इसमें कोई नैरेटिव में कोई क्लैरिटी नहीं है
और सेकेंडली इस प्रोसेस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किन बातों पर जो है वो पब्लिकली ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को वापस जो है वो तो ये जो सिचुएशन अब हमारे यहाँ अगर क्लैरिटी नहीं है तो मुझे लग रहा है कि टीटीपी और अफगान तालिबान की जानिब से बहुत क्लैरिटी है। आमीन। और एक जो हमारी खुशफहमी थी इफ्तिखार फिरदौस, आपकी शायद नहीं थी, मेरी कुछ हद तक थी, कि अफगान तालिबान जब पावर में आएंगे तो वो देखेंगे कि यार प्रैक्टिकली आपको बैठ के काम करना होगा पाकिस्तान के साथ। और इससे मेरी मुराद है कि आपको टीटीपी को अगर एलिमिनेट नहीं करना तो कम से कम कंट्रोल या कर्ब करना है। लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ है। अभी जो चमन पे जो फायरिंग हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो बंदा गोली मार के एक एफसी के एहलकार को शहीद करके वहां से फरार भी हो जाता है, और उल्टा उसको रोकने के बजाय अफगान फोर्सेस हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर देती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार इस मिथ को तो अब हम दफना ही दें कि अफगान तालिबान ने कोई किसी किस्म की भी लचक या नरमी दिखानी है। देखें, जो इनिशियली कुछ कोशिशें जो है वो हुई थी, मेरे ख्याल में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए अफगानिस्तान के अंदर कि उनको भी बैकवर्ड पे जाना पड़ा, जिसमें अगर आप मिलिटेंट जहाज स्पेयर की अगर बात करें तो उसमें एमन अल जवाहिरी पर जो एक ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद जो है हम काफी चेंजेस देखते हैं अफगानिस्तान में, और ये जो बाकी सारी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ पीस प्रोसेस, बदजनी बढ़ गई, उसमें जो है वो काफी दरारें जो है वो पड़ गई। उसके बाद अगर लेकिन जो बॉर्डर स्कर्मिशेस की आप बात कर रहे हैं और जो चमन से हुआ, ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं, बल्कि जब से अगस्त 15 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का रूल जो है वो शुरू हुआ है, तब से हम बॉर्डर पर जो है वो स्कर्मिशेस देख रहे हैं। और हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई 37 से ज्यादा ऐसे बॉर्डर के वाकयात जो है वो इन एरियाज में हो चुके हैं, चमन के अलावा भी, तोरखम के ऊपर भी और बाकी सारे बॉर्डर के ऊपर भी। तो ये एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है और गालिबन इसी वजह से जो है वो पीस टॉक्स को रिवाइव किया गया है। और मेरी इतला ये है कि अब इन जो अमन मुज़ाकरात हैं वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू ममालिक के दरमियान होंगे, बनिस्बत ये कि कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार। बस वो ये तवज्जो जो है ना हमारी कहीं और है ना, ये सियासी धमा चौकड़ी पे है, तो ये चीज़ें तो जाहिर है मैं अगर फ़ायदा उठाना चाहूँ तो मेरे लिए सुनहरी मौका है। हाँ, तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।